आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग लुसेंट के नवीनतम बुक से कर रहे हैं और अभी हम लोग पेज नंबर 57 पे हैं और अभी करने वाले हैं 1857 की महान क्रांति पढ़ने वाले हैं। 1856 में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बैस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल को प्रयोग करने का निर्णय लिया। इसके लिए जो कारतूस बनाए गए उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। यह चर्बी वाला कारतूस ही 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया और उसने लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर ह्यूज को गोली मारकर हत्या कर दी। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। फांसी पर चढ़ने से पहले मंगल पांडे ने हल्ला बोल का नारा दिया। मंगल पांडे का संबंध 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री BNI से था। 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। 1857 ईस्वी में क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टन लिबरल थे। नोट: अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 ईस्वी में आरंभ हुआ। उस समय मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक पुकारा गया। 1857 के विद्रोह के पश्चात सेना का पूर्ण रूप से पुनर्गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य एक और विद्रोह न होने देना था। इसके लिए स्थापित पील कमीशन की रिपोर्ट पर सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया तथा उच्च सैनिक पदों पर अब भारतीयों की नियुक्ति पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दी गई। पहले से ही प्रतिबंधित थी। बंगाल की सेना में यूरोपीय व भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 रखा गया। बंबई मद्रास में 2:5 रखा गया। 1857 की क्रांति के बारे में इतिहासकारों का मत: यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। इतिहासकार BD सावरकर ने कहा है, उनका मत है कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। BD सावरकर का यह राष्ट्रीय विद्रोह था। डिज़रायली का मत था यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था। सर जॉन लॉरेंस एवं सीले का मत था यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। जेम्स आउट्रम एवं W टेलर के द्वारा कहा गया था। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। यह TR होम्स के द्वारा कहा गया था। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। LER रीज के द्वारा कहा गया था। बिहार, अवध, अन्य उन स्थानों के व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था गैर लड़ाकू घोषित किया गया। बिहार, अवध तथा अन्य उन स्थानों के व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया गया था गैर लड़ाकू घोषित किया गया और सेना में उनकी संख्या कम कर दी गई तथा सिख, गोरखा, पठानों को जिन्होंने 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी लड़ाकू जनजातियां घोषित की गई और उन्हें बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया। नोट: भारतीय को सेना में ऊंचे से ऊंचा प्राप्त होने वाला पद सूबेदार का था। ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी। इंपॉर्टेंट है। 1857 की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र: दिल्ली। बहादुर शाह जफर बख्त खां के सैन्य नेतृत्व में था ये और विद्रोह की तिथि 11-12 मई 1857 और ब्रिटिश नायक यहाँ पे विद्रोह दबाने वाला था निकलसन, जो कि मारा गया, एवं हडसन था। विद्रोह दबाने का तिथि क्या था? 21 सितंबर 1857। कानपुर, नाना साहब थे यहाँ के भारतीय नायक और धुंधु पंत के नाम से भी जाने जाते थे।
नाना साहब के साथ थे तात्या टोपे। इन्हें सैन्य नेतृत्व इन्हीं ने ही किया था और विद्रोह की तिथि 5 जून 1857 थी और कैंपबेल के द्वारा इसे दबा दिया गया 6 सितंबर 1857 ईस्वी को। लखनऊ में बेगम हजरत महल मोहम्मदी खातून थी। ये 4 जून 1857 को विद्रोह शुरू की थी और हेनरी लॉरेंस जो कि मारा गया और कैंपबेल ने ब्रिटिश जो ये लोग नायक थे और मार्च 1858 को इसको दबा दिए विद्रोह को। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी। जून 1857 में विद्रोह शुरू किया और ह्यूरोज ने 3 अप्रैल 1858 को दबा दिया विद्रोह को। इलाहाबाद लियाकत अली थे इलाहाबाद से और 1857 में, तिथि नहीं है लेकिन 1857 में विद्रोह किए थे ये, और कर्नल नील नैन के विद्रोह का 1858 में दबा दिया था। जगदीशपुर कुंवर सिंह, जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह ने विद्रोह शुरू किया था अगस्त 1857 में और विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर ने 1858 में विद्रोह को दबा दिया। बरेली में खान बहादुर खान थे, 1857 का विद्रोह किए और हडसन ने 1858 में दबा दिया विद्रोह को। फैजाबाद मौलवी अहमद अल्लाह, 1857 इसमें कर्नल नील ने इस विद्रोह को दबा दिया। मौलवी जो अहमदुल्ला था इसी के ऊपर जो है 50,000 का इनाम रखा गया था। फतेहपुर अजीमुल्ला, फतेहपुर के जो इधर से विद्रोह कर रहे थे वो थे अजीमुल्ला, 1857 में विद्रोह किए थे। जनरल रेनर्ड ने 1858 में ये उनको ये कर दिया, विद्रोह को दबा दिया। नोट, तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। सिंधिया के सामंत मान सिंह ने धोखा देकर पकड़वा दिया। 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। बेगम हजरत महल का जन्म 1820 में और मृत्यु 1879 में नेपाल में हुआ। उन्हें काठमांडू के जामा मस्जिद मैदान में दफनाया गया। आइए भारत का स्वतंत्रता संघर्ष के महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था। 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। 1887 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। नौरोजी, दत्त एवं वाचा ने धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दादा भाई नौरोजी ने धन का पलायन सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय WC बनर्जी थे, जो चुनाव हार गए थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फरवरी से 1892 में चुनाव जीता था। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए एवं बंगाल एक है आदि नारे लगाए गए। नोट, स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया था। आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन का वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। यानी कि आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। आगे देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व सैयद हैदर रजा, मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले, पूना व मुंबई में तिलक ने, पंजाब में लाला लाजपत राय ने किया था। 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का मांग प्रस्तुत किया। नोट, स्वराज शब्द पहली बार प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वराज शब्द पहली बार प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, लेकिन स्वराज का मांग सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर ही
कांग्रेस 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी यानी कि गरम दल एवं उदारवादी यानी कि नरम दल नामक दो दलों में विभाजित हो गई। इस सम्मेलन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बंगला लिखा। बाद में यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए अश्विनी कुमार दत्ता ने बारिसल में स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की। आइए इस टेबल को पढ़ते हैं। पहले कांग्रेस पर कुछ विशेष टिप्पणियां। डफरी ने कांग्रेस को कहा कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। कर्जन ने कहा कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है। भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। अरविंद घोष ने कहा था कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। अश्विनी कुमार दत्त ने कहा कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। लाला लाजपत राय ने कहा कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है। बिपिन चंद्रपाल ने कहा कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। ये सब कांग्रेस के ऊपर की गई टिप्पणियां थीं। 1893 ईस्वी का एक परिवर्तन बिंदु। 1893 में स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 ईस्वी तक ये जिंदा थे। अमेरिका के शिकागो नगर पहुंचे। सितंबर 1893 में वहां पर हो रहे सर्वधर्म सम्मेलन में पहले ही दिन उन्हें 2 मिनट बोलने का समय दिया गया था। जैसे ही उन्होंने अपने वक्तव्य का संबोधन अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ शुरू किया, तालियों की गड़गड़ाहट ने न केवल उन्हें बल्कि भारत को विश्व के सर्वोच्च देशों में लाकर खड़ा कर दिया। तूफानी हिंदू कहा जाने लगा इन्हें। 1893 में 14 वर्ष के बाद योगी राज अरविंद घोष 1872 से 1950 ईस्वी की भारत भूमि पर वापसी हुई। 1893 में उन्होंने एक लेखमाला न्यू लैंप फॉर ओल्ड प्रकाशित किया। 16 नवंबर 1893 को एनी बेसेंट 1847 से 1933 ईस्वी भारत आई। वे वाराणसी शहर में रहने लगी। उन्होंने भारतीयों से कहा कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी मैं तुम्हारे लोगों में से एक हूँ। 1893 में महात्मा गांधी 1869 से 1948 अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए। तो ये 1893 से संबंधित इम्पोर्टेंट नोट हैं। क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से भी 1893 ईस्वी का वर्ष महत्वपूर्ण रहा है। नासिक में चापेकर बंधुओं ने एक गुप्त संस्था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू द हिंदू रिलीजन स्थापित की। बंगाल में क्रांतिकारियों का पहला प्रमुख संगठन अनुशीलन समिति था, जिसका स्थापना 24 मार्च 1903 को हुई थी। संस्थापकों के अनुरोध पर बैरिस्टर प्रथमनाथ मित्र यानी कि पी मित्र इसका नेतृत्व संभाला। इसका मुख्यालय कलकत्ता में था। इसके प्रथम कार्यकारिणी के 5 सदस्य थे। प्रथमनाथ मित्र जो कि अध्यक्ष थे, चित्तरंजन दास एवं अरविंद घोष उपाध्यक्ष थे। अरविंद घोष, सुरेंद्रनाथ ठाकुर जो कोषाध्यक्ष थे और सिस्टर निवेदिता कार्यकारिणी की सदस्यता थी। 1906 में अनुशीलन समिति का पहला सम्मेलन कोलकाता में हुआ। अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य था खून का बदला खून। आगे चलकर बरिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य एवं भूपेंद्रनाथ दत्त का गुट अनुशीलन समिति पर प्रभावी हो गया और उन्होंने आंदोलन को और उग्रता प्रदान की। इन लोगों ने 1905 में भवानी मंदिर नामक अपनी पहली पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें कहा गया था कि क्रांतिकारी राजनीतिक सन्यासी का जीवन तब तक बिताए जब तक स्वाधीनता प्राप्त न हो जाए। अक्टूबर 1907 में अविनाश चंद्र भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित वर्तमान रणनीति उनकी दूसरी पुस्तक थी, वर्तमान रणनीति, जिसमें कहा गया था कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए फौजी शिक्षा और युद्ध आवश्यक है। इसके लिए छापामार युद्ध अपनाने के लिए कहा गया। अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र दास कानूनगो को पेरिस भेजा, जिसने रूसी क्रांतिकारी निकोलस सफ्रांस्की
की से बम बम बनाना सीखा। वरिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र दत्त एवं अविनाश चंद्र भट्टाचार्य ने 1906 में युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किया। युगांतर के प्रथम संपादक भूपेंद्र नाथ दत्त को 1907 में 1 वर्ष की कड़ी सजा दी गई। 1908 में यह पत्र बंद कर देना पड़ा। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा एवं पुलिन दास ने 1904 में ढाका में की थी। ढाका में इसकी लगभग 500 शाखाएं थीं। 11 दिसंबर 1908 को अनुशीलन समिति गैरकानूनी घोषित कर दी गई। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया। गलती से बम केनेडी की गाड़ी पर गिरा दिया गया, जिससे 2 महिलाओं प्रिंगले की पत्नी एवं बेटी की मृत्यु हो गई। चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को लगभग 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस बंगाल के क्रांतिकारियों के युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे। युगांतर दल के नेता वरिंद्र कुमार घोष थे। अलीपुर षड्यंत्र केस 18 मई 1908 को कलकत्ता के अलीपुर अदालत में 31 व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण पेश किया गया। इन व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण गिरफ्तार किया गया था। 19 अगस्त 1908 को 30 आदमियों को सेशन जज के सुपुर्द किया गया और 7 सितंबर 1908 को 7 और आदमियों को इस मुकदमे में शामिल किया गया। यही मुकदमा अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध है। इस केस के सरकारी गवाह नरेंद्र नाथ गोसाई को अलीपुर जेल में सत्येंद्र नाथ घोष एवं कान्हालाल दत्त ने गोली मार दी। इसके लिए दोनों को फांसी की सजा दी गई। वरिंद्र कुमार घोष, उल्लासकर दत्त, हेमचंद्र दास और उपेंद्र नाथ बनर्जी को आजीवन काला पानी की सजा मिली। बाकी लोगों को 10 वर्ष, 7 वर्ष एवं 5 वर्ष की सजा दी गई। इस मुकदमे में अरविंद घोष छोड़ दिए गए। तब इन्होंने क्रांतिकारी क्रियाकलापों से अलग होकर पांडिचेरी में अपना आश्रम ओराइविले स्थापित किया। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर यानी कि बीडी सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की। अभिनव भारत संगठन के सदस्य पीएन वापट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए। विनायक दामोदर सावरकर के बड़े भाई गणेश सावरकर ने देशभक्ति से पूर्ण कुछ कविताओं की रचनाएं की थी, जिस कारण नासिक के जज जैक्सन ने उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर 8 जून 1909 को आजीवन निर्वासन का दंड दिया। इस सजा को सर्वथा अनुचित मानकर अभिनव भारत ने जैक्सन से बदला लेने का विचार किया। जैक्सन के विदाई समारोह में 21 दिसंबर 1909 की रात को एक नाटक खेला जा रहा था। ज्यों ही जैक्सन इसे देखने के लिए फाटक पर पहुंचा, अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने उसे गोली मार दी। जैक्सन की हत्या के अभियोग में अनंत लक्ष्मण कन्हारे, कृष्णजी गोपाल कर्वे यानी कि केजी कर्वे, विनायक नारायण देशपांडे को 19 अप्रैल 1911 को फांसी दे दी गई। आइए पहले हम लोग इस टेबल को पढ़ लेते हैं। खुदीराम बोस, जन्म 1889 ईस्वी, ग्राम हबीबपुर, मिदनापुर एवं पश्चिम बंगाल। पकड़ने वाली पुलिस फतेह सिंह एवं शिव प्रसाद मिश्र। खुदीराम बोस के मुकदमे में जज कर्नल डफ थे और सरकारी वकील मानुक व विनोद मजूमदार थे। खुदीराम बोस की ओर से वकील थे कालिदास बोस और फांसी की तारीख था 11 अगस्त 1908। एक हाथ में गीता लेकर खुदीराम बोस फांसी के तख्ते पर जा खड़े हुए। अब हम लोग आगे करेंगे, यहाँ से इस पॉइंट से पेज नंबर 59 से आगे हम लोग करेंगे। थैंक यू।